Hello students, today we are starting our new unit, center of mass. ठीक है? So what is center of mass? Center of mass is that point where the whole mass of the body is assumed to be concentrated. यानी वह point जहां पर हम कंप्लीट बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड कंसीडर कर सकते हैं, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? सेंटर ऑफ मास से. फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज मतलब जो बिल्कुल सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बिल्कुल सिमेट्रिकल हमें दिख रहा हो. सो फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज सेंटर ऑफ मास लाइज एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर. कैसे? ध्यान दें. मान लो हम कंसीडर करते हैं एनी डिस्क. तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास, ये देखो एक तरीके से ये आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में इसमें सिमेट्री दिख रहा है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करता है. तो ये पॉइंट रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास. मान लो हम कंसीडर करते हैं एनी स्फीयर. तो स्फीयर यानी लाइक फुटबॉल. तो फुटबॉल एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो स्फीयर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिलना चाहिए? एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर. तो यहाँ पर ही इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा. मान लीजिए हम कोई यूनिफॉर्म रॉड कंसीडर करें, थिन यूनिफॉर्म रॉड. तो थिन यूनिफॉर्म रॉड आपने कंसीडर किया जिसका लेंथ है L. यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म भी आ सकता है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि जो मास डेंसिटी है, जैसे अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म रॉड, तो सभी जगह पर सिमिलर मास आ रहा है, मास के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है. लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म रॉड कंसीडर कर रहे हैं तो मास के अंदर वेरिएशन हो सकता है कि जो रॉड आपको गिवन है वो इस साइड से लाइटर हो, जैसे जैसे आप लेंथ में बढ़ते जा रहे हैं तो वो हेवियर होती जाए. या ऐसा हो सकता है कि इनिशियल में वो हेवियर हो, जैसे जैसे आप लेंथ के अक्रॉस बढ़ते जा रहे हैं वो लाइटर होती जाए. ठीक है. तो यूनिफॉर्म रॉड होना कंपलसरी है. तो यूनिफॉर्म रॉड अगर आपको गिवन है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा. यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो दोनों ही एंड से L/2 डिस्टेंस पर होगा. तो ये तो हमने समझने का ट्राई किया कि डायग्रामेटिकली हम किस तरीके से समझ सकते हैं. डेफिनेशन एक बार वापस से समझें. डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड. यानी वह पॉइंट जहां पर बॉडी के कंप्लीट मास को कंसंट्रेटेड कंसीडर किया जा सकता है, वो पॉइंट आपका बनता है सेंटर ऑफ मास. यहाँ पर हम इनको एग्जाम्पल समझ सकते हैं. मान लीजिए मैं ये एक डिस्क कंसीडर कर रहा हूँ. ये एक डिस्क मेरे पास है, इसको मैंने कंसीडर किया, मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ. तो बैलेंस करने के लिए मैंने बिल्कुल मिडिल पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से हाथ रखा तो ये रुक गया. ठीक है. लेकिन अगर मैंने इसको बैलेंस करने का ट्राई किया मान लो यहाँ से, तो ये रुकेगा नहीं, ये गिरेगा, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा. मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से बैलेंस करने का ट्राई किया, लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा. बैलेंस कब हो सकता है? जब मैं इसको बिल्कुल मिडिल से इस तरीके से रखूँ तो ये बैलेंस कंडीशन में आ सकता है. और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है डिस्क. यानी डिस्क का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है. यानी इस पॉइंट पर हम इसके कंप्लीट मास को कंसंट्रेटेड कंसीडर कर सकते हैं. एक और एग्जांपल आप देखें. मान लीजिए ये एक स्केल, और स्केल को मैं बैलेंस करना चाहता हूँ कि मेरी फिंगर पे बैलेंस हो जाए. तो बिल्कुल अगर मैंने इसको बिल्कुल मिडिल पे रखा है तो ये बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. बिल्कुल अगर मिडिल पे हमने इसको रखा है तो ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा. लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से बैलेंस करने का ट्राई करूँ तो नहीं होगा, नीचे गिरेगा. ठीक है. यहाँ से बैलेंस करने का ट्राई करें तो इस साइड नीचे गिरेगा. लेकिन अगर बिल्कुल मिडिल में आपने रखा, यानी सेंटर ऑफ मास से अगर आप इसको बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये स्केल बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा. इसका मतलब इस स्केल के कंप्लीट मास को हम इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड कंसीडर कर सकते हैं. और यही आपके सेंटर ऑफ मास का बेसिक लॉजिक है. ठीक है. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी आपको कैसी मिले? सिमेट्रिकल मिले. असिमेट्रिकल बॉडीज भी हो सकता है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी हो सकता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स है जिनके मास डिफरेंट है और वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर प्लेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपने देखा सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास लाइज एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर. सेकेंड पॉइंट आता है फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल.
तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया लेट पॉइंट मासेज m1 m2 m3 एंड सो ऑन आर लोकेटेड एट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर आपने कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स कंसीडर करें। मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पर है, फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1 एंड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल आपने यहाँ पे कहीं कंसीडर किया, मास m2 and their coordinates are x2 y2 z2। थर्ड पार्टिकल मान लीजिए आपने यहाँ पे कंसीडर किया, मास m3 एंड कोऑर्डिनेट्स आर x3 y3 z3। ये हमने तीन पार्टिकल कंसीडर करे, लेकिन यहाँ पे तीन पार्टिकल से ज़्यादा भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट पॉइंट मासेज m1 m2 m3 आर लोकेटेड आर r1 r2 एंड r3 रेस्पेक्टिवली। Now the center of mass can be determined by using center of mass। हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? center of mass कैलकुलेट किया जा सकता है, ध्यान से देखें। RCM vector is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector and so on divide by m1 plus m2 प्लस m3। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें तीन ही पार्टिकल गिवन हुए तो आप वैल्यू लिखोगे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए। किस सिस्टम के लिए? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब आप ये बोलेंगे कि r1 r2 r3 क्या है? ध्यान दें, r1 r2 r3 पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन वेक्टर पहले भी आपने समझा है कि जिस भी कोऑर्डिनेट का आपको पोजीशन वेक्टर बनाना है तो पोजीशन वेक्टर बनाया जाता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये m1 का पोजीशन वेक्टर बनेगा जिसको आपने रिप्रेजेंट किया r1 रिप्रेजेंट करेगा x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस साइन x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली अगर आप m2 के लिए पोजीशन वेक्टर बनाना चाहते हैं तो m2 की लोकेशन को ओरिजिन से कनेक्ट कर दें और ये बन जाएगा r2 वेक्टर। सिमिलरली m3 से अगर आप कनेक्ट कर दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा r3 वेक्टर को। यानी ये जो r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर्स हैं ये क्या है? r1 r2 r3 वेक्टर्स आर r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो भी पार्टिकल आपने कंसीडर किया है ये उसके पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट है। ठीक है, अब r1 वेक्टर आप किस तरीके से लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट होता है कि जो भी कोऑर्डिनेट आपको दिया उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम वेक्टर बनाए, पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यानी अगर मैं फर्स्ट मास के कोऑर्डिनेट क्या थे? x1 y1 z1। तो अगर मुझे r1 वेक्टर लिखना है तो r1 वेक्टर बनेगा x1 माइनस 0 i कैप प्लस y1 माइनस 0 j कैप प्लस z1 माइनस 0 k कैप। सो वैल्यू ऑफ r1 वेक्टर इज इक्वल टू जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसको आप i कैप j कैप k कैप के साथ कंबाइन कर लें, यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली क्या r2 वेक्टर भी लिखा जा सकता है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। r3 वेक्टर लिखना है तो x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप एंड सो ऑन। यानी जो r वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। जो भी पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं पार्टिकल का लोकेशन भी गिवन होगा कि किस कोऑर्डिनेट पे आपने उसको प्लेस किया है। मान लीजिए पार्टिकल केवल x एक्सिस में रखे हुए हैं, सिंगल x एक्सिस में, तो आप यूज कर लोगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। मान लो पार्टिकल केवल y एक्सिस में रखें तो आप यूज करोगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। मान लो पार्टिकल केवल z एक्सिस में प्लेस्ड है, यानी केवल z कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, x और y कोऑर्डिनेट दोनों जीरो हैं, तो फॉर्मूला बनेगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3। मान लो पार्टिकल x और y दो कोऑर्डिनेट में रखा है तो आप z वाला यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे m1 x1 प्लस m1 y1 प्लस m2 x2 प्लस m2 y2 प्लस m3 x3 प्लस m3 y3। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है उसी कोऑर्डिनेट में आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ठीक बात, यानी
अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो पोजीशन वेक्टर आपको तीनों में मिलेगा। आप इसको इंडिविजुअल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखूं? m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन। ये वेक्टर में आना चाहिए, यानी पोजीशन आप प्लस माइनस के साथ में लिखोगे अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। मान लीजिए y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास का, सो वैल्यू रहेगा m1y1 वेक्टर प्लस m2y2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। मान लीजिए z कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, सो m1 z1 वेक्टर प्लस m2 z2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ठीक, तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ सॉल्व करने तो आप यूज करोगे बेसिक इक्वेशन m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। यानी जितने पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं, जितने डिस्क्रीट पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं, सभी के कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई बाय मास, उसकी पोजीशन यानी उसके डिवाइड बाय मास, उसके सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक बात? तो इंडिविजुअल आप x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। r1 r2 r3 पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आता है फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। अगर आपको दो ही पार्टिकल्स गिवन है तो क्या सेंटर ऑफ मास पोजीशन आप इस तरीके से लोकेट करेंगे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यही बेसिक फॉर्मूला बनेगा। ठीक, केस समझना, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है यानी RCM का वैल्यू क्या मिलेगा? 0,0,0, यानी अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है तो RCM क्या रहेगा? देन RCM लोकेशन आपका बनेगा 0, और RCM अगर 0 है तो गिवन इक्वेशन, जिस इक्वेशन से हम चल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write 0 is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector, यानी m1 r1 vector plus m2 r2 vector का सम 0 आना चाहिए। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि m1 r1 vector is equal to negative of m2 r2 vector। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों है, इस बात को आप समझना है। देखो, हम डील कर रहे हैं वेक्टर में। पहली बात, एक पॉजिटिव में है और दूसरा नेगेटिव में है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 किलोग्राम पार्टिकल आप प्लेस करें -2,0 पर और 1 किलोग्राम पार्टिकल हम प्लेस करें 2,0 पे, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे रहेगा। कैसे? 1 × -2 + 1 × 2, यानी -2 + 2 = 0। तो सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिलेगा? ओरिजिन पे मिलेगा। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है और पार्टिकल, हम कितने पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं? 2 पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो दोनों पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं वो ओरिजिन के, एक रहेगा लेफ्ट में, दूसरा रहेगा राइट में। तो रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट यहां पे बनता है which represents that both the particles lies at opposite sides of origin। हो सकता है एक प्लस एक्स में हो, दूसरा माइनस एक्स में हो। ये भी हो सकता है कि एक प्लस वाई में हो, दूसरा माइनस वाई में हो। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल प्लस जेड में है, दूसरा माइनस जेड में है। ऐसा हो सकता है कि एक एक्स कोमा वाई में है, दूसरा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई में है। यानी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी विच रिप्रेजेंट दैट द बोथ द पार्टिकल्स लाइज एट अपोजिट साइड्स ऑफ द ओरिजिन। यानी m1 r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 r2 वेक्टर। ठीक है, अब हम कंपेयर करें मैग्नीट्यूड को। क्या 1 × -2 का मैग्नीट्यूड 2 रहेगा? सिमिलरली 1 × 2 का मैग्नीट्यूड भी 2 रहेगा। इसका मतलब m1 r1 वेक्टर एंड माइनस ऑफ m2 r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। ठीक बात? तो इसी इक्वेशन को अगर हम आगे रिप्रेजेंट करें, इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें, तो वी कैन से m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। हम क्या चाहते हैं? इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना चाहते हैं।
तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, यानी m1r1 इज इक्वल टू m2r2। रिजल्ट क्या रहा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r2 बाई r1। क्लियर। और देखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं r1 बाई r2 इज इक्वल टू m2 बाई m1, यानी जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन रहेगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन रहेगा वो मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, यानी जो r है उसका वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m है। r का r इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m। तो अगर मास ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम आएगी, और अगर मास कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा आएगी। क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करता है कि सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू द हेवियर पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू द हेवियर पार्टिकल। बहुत सिंपल से एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट बैट की बात करते हैं, क्रिकेट बैट कुछ इस तरीके से बनता है। एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं जो क्रिकेट बैट आता है, तो क्रिकेट बैट कुछ इस तरीके से बनता है। इसके पास हैंडल होगा, ये प्ले करने के लिए आपके पास ये स्पेस दिया जाता है, तो ये क्रिकेट बैट है। तो क्या ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान से देखें, देखो अगर आप इसको x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखो तो आपको दिख जाएगा, लेकिन क्या y एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्री है, नहीं है। इसका मतलब x एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो तो इसी लाइन पे लाई करेगा, लेकिन y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट बिल्कुल मिडिल में लाई नहीं करेगा, किस साइड शिफ्ट होगा। अब आप मुझे देख के बताओ कि कौन सा पार्ट हेवियर है, पार्ट ए या पार्ट बी। अब इसके दो पार्ट आ गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आप बाय ऑब्जर्वेशन भी बता सकते हैं कि जो पार्ट बी होगा वो हेवियर होगा, ठीक है, यानी बी पार्ट बी या साइड बी, आप ऐसे बोलें साइड बी इज हेवियर देन साइड है, ठीक है। अब आप वापस बताओ कि अगर मुझे इस बेट को मेरी उंगली के ऊपर बैलेंस करना है तो बिल्कुल मिडिल से बैलेंस होगा या हेवियर पार्टिकल की तरफ से लेके जाना पड़ेगा तब ये बैलेंस होगा, हेवियर पार्टिकल की तरफ ये बैलेंस होगा। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हेवियर पार्ट की तरफ शिफ्टेड होगा, यानी यहां कहीं हमें सेंटर ऑफ मास इसका मिलेगा, ठीक है। साइड बी इज हेवियर देन साइड ए विच represent center of mass of cricket bat, center of mass of cricket bat lies nearer to heavy part, यानी साइड बी। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप घर में जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस डस्टर को कंसीडर करूं तो डस्टर ये मुझे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक्स एक्सिस में भी सिमेट्री है, वाई एक्सिस में भी सिमेट्री है, तो बिल्कुल मिडिल से इसको बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको आप एक बेट से रिप्लेस कर दें तो फिर एक तरफ क्या आएगा, उसका हैंडल आ जाएगा, और अगर हैंडल वाला साइड होगा तो वो आपका लाइटर साइड होगा। इसका मतलब साइड ए का मास कम होगा, साइड बी का मास ऑब्वियस बात है कि ज्यादा होगा, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हेवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है R प्रोपोर्शनल टू 1/m, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी होता है वो हमेशा हेवियर पार्ट की तरफ शिफ्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या थ्योरेटिकली अगर आपको देखना है तो थ्योरेटिकली हम इस तरीके देख सकते हैं कि इफ पार्टिकल आर लोकेटेड ओनली ऑन वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस में ही है, या तो सारे पार्टिकल एक्स एक्सिस में हो, या सारे पार्टिकल वाई एक्सिस में हो, या सारे पार्टिकल जेड एक्सिस में हो। सो इफ पार्टिकल्स आर लोकेटेड ओनली ऑन वन एक्सिस, then we have to determine only one coordinate.
वन कोऑर्डिनेट किसके लिए? फॉर सेंटर ऑफ मास। यानी जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो आपको केवल एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा। मान लीजिए सभी पार्टिकल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी आपको एक्स एक्सिस पे ही किसी पॉइंट पे मिल जाएगा। मान लीजिए सभी पार्टिकल्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी आपको वाई एक्सिस पे ही किसी पॉइंट पर मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो आपको भी ध्यान रखना है कि फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास लाइज एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसी पे इनका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। बेसिक न्यूमेरिकल क्या है कि लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास और आपको मास गिवन है m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है r। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है? सबसे पहला अप्रोच ये होता है, ध्यान से समझना न्यूमेरिकल्स के लिए, या तो आपको जीरो लिख के दिया जाता है, जीरो मतलब ओरिजिन, वो आपको दिया जाता है कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। मान लीजिए नहीं लिख के दिया गया तो किसी भी एक लोकेशन को आप जीरो से रिप्रेजेंट करें। हाँ, तो हमने कंसीडर कर लिया कि m1 जीरो यानी ओरिजिन पे लाए कर रहा है, तो m2 का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? देखो x एक्सिस में r आगे तो m2 का कोऑर्डिनेट रहेगा r। क्लियर? क्या सॉल्व करना है? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो केवल x एक्सिस में ही सेंटर ऑफ मास सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है वो केवल 0 और r मतलब x एक्सिस में ही आ रहे हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई डाउट? क्लियर? वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है? x1 है 0, यानी m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू लोकेशन r अपॉन m1 प्लस m2। तो xcm यानी सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन रहा है xcm कितना मिला? m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ गया। क्लियर? फॉर्मूले से सॉल्व किया है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। पॉइंट जो आपको समझना है वो पॉइंट ये है कि m1 पार्टिकल अगर हेवियर है, m2 पार्टिकल अगर लाइटर है, सो सेंटर ऑफ मास यानी जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस रहेगा वो r प्रोपोर्शनल टू 1/m के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 की तरफ शिफ्टेड होगा, तो यहां पर मिलना चाहिए में सेंटर ऑफ मास। ठीक, ये जो डिस्टेंस आपने सॉल्व किया है वो कहां से सॉल्व किया है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया है। दैट मीन्स ये जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बना है यही आपका r1 भी बनेगा, यानी फर्स्ट पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पर है उस डिस्टेंस को आपने रिप्रेजेंट किया r1 से, और सेकेंड पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पर है उसको आपने रिप्रेजेंट किया r2 से। ठीक बात। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, आपको केवल ये बोला गया था कि सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है तो आपने सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बता दिया कि ओरिजिन से m2r अपॉन m1 प्लस m2 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास बनेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट पार्टिकल से कितना डिस्टेंस है, तो सेपरेशन क्या बनेगा? सेपरेशन रहेगा r1। क्या r1 का कोऑर्डिनेट वही होगा जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है? बिल्कुल। तो r1 क्या रहेगा? r1 का वैल्यू मिलेगा m2r अपॉन m1 प्लस m2। r1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल यानी m1। क्या हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेकेंड पार्टिकल m2। कैसे सॉल्व किया जाए? या तो हम क्या करें, टोटल r में से क्या करें, टोटल r में से इस r1 को माइनस कर दो, तो वैल्यू किसका मिल जाएगा? r2 का। सो r2 इज इक्वल टू r माइनस r1। कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे रिजल्ट रहेगा, ध्यान से समझें, m1r अपॉन m1 प्लस m2। आप सॉल्व करके देख लेना, सेम आंसर आपको मिलेगा, बिकॉज xcm यानी जो r1 है उसका वैल्यू है m2r अपॉन r1 प्लस r2, सॉरी m2r अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पुट करेंगे, इधर आ रहे एलसीएम लेंगे, रिजल्ट मिलेगा। क्या इन दोनों इक्वेशंस को देखकर आप ये बता पा रहे हैं कि r अपॉन m1 प्लस m2, r अपॉन m1 प्लस m2 दोनों में कॉमन है? यानी अगर मैं r1 अपॉन r2 कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू मुझे m2 बाई m1 मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। दोनों इक्वेशन से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि जो r1 बाई r2 है उसका वैल्यू m2
बाई m1 आएगा और आना भी चाहिए। ठीक बात। तो अगर कभी भी आपको न्यूमेरिकल मिले कि दो पार्टिकल्स गिवन है, आर डिस्टेंस पर है, सेंटर ऑफ मास को लोकेट करें या सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस दोनों में से किसी भी पार्टिकल से बताना है, तो फॉर्मूला आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं कि जो आर है वो m के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, और रेशियो आपको सॉल्व करना आता है। यानी r1 का कोऑर्डिनेट रहेगा m2r, या r1 डिस्टेंस रहेगा m2r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 रहेगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लोकेट सेंटर ऑफ मास। दो पार्टिकल्स आपको दिए गए, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए गए। 1 किलोग्राम का पार्टिकल 1,0 पर है, 2 किलोग्राम का पार्टिकल 4,0 पर है। मुझे एक बात बताएं, कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सी एक्सिस के अंदर है? एक्स में है, तो हमें सेंटर ऑफ मास भी कहाँ मिलेगा? एक्स में ही मिलेगा। ठीक है, क्या लिखें? XCM m1x1 बेसिक रिलेशन प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। फर्स्ट पार्टिकल का मास बोलो 1 किलोग्राम, लोकेशन बोलो, ये रिप्रेजेंट करेगा x1 को, y कोऑर्डिनेट 0 तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड पार्टिकल 2 किलोग्राम, फर्स्ट पार्टिकल 1 किलोग्राम, फर्स्ट पार्टिकल का लोकेशन x1, सेकंड पार्टिकल का लोकेशन x2, वैल्यू पुट करो। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, रिजल्ट बोले 1 प्लस 8 बाई 3, 9 बाई 3। जो XCM आपको मिलेगा वो 3 पर मिलेगा, तो 3 कहाँ मिलेगा? 3 यहां पे कहीं होगा। तो अब मुझे बताओ कि M2 से कितना डिस्टेंस? 1, M1 से कितना डिस्टेंस? 2। आई बात समझ? क्या अभी भी R प्रोपोर्शनल टू 1/m है? होगा, यानी हमेशा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हेवियर पार्टिकल की तरफ शिफ्ट होता है। तो या तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लें, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको मिल गया, या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल से कितना डिस्टेंस, यानी R1 फर्स्ट पार्टिकल से कितना डिस्टेंस। लेकिन फिर हमें ओरिजिन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो अभी इसको स्किप करते हैं। बाद में जब हम ओरिजिन वाले क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे आप लेवल बढ़ेंगे तब हम इसको डील करें। XCM सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमें मिल गया 3, तो 3,0 पे लाई करता है सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमें एक स्क्वायर गिवन है जिसका साइड है L और स्क्वायर के सभी वर्टेक्स पर मास प्लेस्ड है M। कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास, लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास। ध्यान दें, तो सबसे पहला काम ये है, क्या हमें ओरिजिन दिया गया है? बिल्कुल, आपको ये ओरिजिन दिया गया है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है M, ये 0 और 0,0 के ऊपर बेस्ड है। क्या इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में या इस लोकेशन के रेस्पेक्ट में बाकी सभी पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट आप बना सकते हैं? देखिए ध्यान से, 0, 0 से L आगे एक्स एक्सिस में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? L, 0। कोई डाउट? 0, 0 से L हाइट पर, यानी 0, L, क्योंकि x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है, केवल y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो y कोऑर्डिनेट L आ जाएगा। इस पार्टिकल के लिए x में गए L और हाइट भी गए L, तो कोऑर्डिनेट क्या बना? L, L। कितने पार्टिकल्स? 4 पार्टिकल्स। क्या चारों की नंबरिंग कर दें? इसको हमने कंसीडर किया 1, 2, 3 एंड 4। अब आप एक बात बताएं, हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं उसके कोऑर्डिनेट x, y दोनों टर्म में आ रहे हैं, यानी हमें XCM भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, YCM भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ZCM सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो जब XCM सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइड बाई टोटल मास, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। कोई डाउट? ठीक है। फर्स्ट मास कितना? m। x लोकेशन कितनी? 0, 0,0 मतलब x भी 0, y भी 0। L, 0 x का वैल्यू L, y, 0 कोऑर्डिनेट पढ़ना आता है। फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है x को, सेकंड रिप्रेजेंट करता है y को, थर्ड अगर दिया गया है तो वो रिप्रेजेंट करेगा z को। तो XCM कितना लिखें? फर्स्ट पार्टिकल मास m, लोकेशन 0, सेकंड पार्टिकल मास m और लोकेशन L, तो m क्रॉस L।
थर्ड पार्टिकल मास m, लोकेशन L, फोर्थ पार्टिकल मास m, लोकेशन 0, डिवाइड बाय m प्लस m प्लस m प्लस m, दैट मीन्स 4m। तो वैल्यू हमें मिला 2ml बाई 4m, ट्वाइस ऑफ ml बाय 4m, आंसर l बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट जनरेट हुआ l बाई 2। अब हम सॉल्व करें y कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखें YCM। अब कौन से कोऑर्डिनेट आने चाहिए? y कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। क्या रहेगा बेसिक इक्वेशन? m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। क्लियर? बेसिक रिलेशन लिख दिया, चार पार्टिकल्स चारों के लिए आपने प्लेस कर दिया। नाउ YCM, फर्स्ट पार्टिकल मास m, y कोऑर्डिनेट 0, तो m इंटू 0। सेकेंड पार्टिकल मास m, लोकेशन y कोऑर्डिनेट 0, सो m इंटू 0। थर्ड पार्टिकल मास m, लोकेशन l, y कोऑर्डिनेट l, तो m क्रॉस l। फोर्थ पार्टिकल मास m एंड कोऑर्डिनेट है 0, l, तो l हमें यूज करना होगा, डिवाइड बाय 4m। अगेन रिजल्ट क्या रहा? YCM इज इक्वल टू l बाई 2, यानी x कोऑर्डिनेट भी हमें मिला l बाई 2, y कोऑर्डिनेट भी रहा l बाई 2, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या रहा? तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वो रिजल्ट भी आपका रहा l बाई 2, l बाई 2। तो आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे l बाई 2, l बाई 2 आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक बात। तो ये तो बात हुई कि हमने फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। क्या इस क्वेश्चन को जल्दी से भी सॉल्व किया जा सकता है? देखकर देखो ध्यान से, क्या सभी मासेस आइडेंटिकल हैं? क्या सभी मासेस आइडेंटिकल हैं? क्या जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है वो आइडेंटिकल है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास मुझे मिलेगा वो इस बॉडी के सेंटर पे मिलना चाहिए था। और बॉडी सेंटर पे अगर मैं बात करता हूं तो लेंथ L है, हाइट L है। सेंटर की अगर बात करेंगे तो लेंथ को भी हाफ करो, हाइट को भी हाफ करो, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? l बाई 2, l बाई 2, और यही इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है वो सिमेट्रिकल, पहली बात, जो स्ट्रक्चर दिया है स्क्वायर दिया है, स्क्वायर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सेकंड पॉइंट, सभी वर्टेक्स पर जो मास रखा है वो आइडेंटिकल है। इसका मतलब इन सबका जो इफेक्ट रहेगा वो इसके बॉडी सेंटर पर ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव भी आप इस तरीके से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, l बाई 2, l बाई 2। इतना सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से सॉल्व करें, तो फिर हमारे लिए बेसिक रिलेशन हमेशा वैलिड रहेगा। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे अगेन आपको स्क्वायर तो दिया है, लेकिन मासेस का लोकेशन वो भी वर्टेक्स पर है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट है। इस बार जो मासेस हैं वो आइडेंटिकल मासेस नहीं है, मासेस के अंदर चेंज आ गया m, 2m, 3m, 4m, और अगेन क्या करना है? सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। इसका मतलब अब तो हमें फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, शॉर्ट मेथड हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। क्या करें? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बनाए 0, 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? l, x कोऑर्डिनेट l, y कोऑर्डिनेट 0, l, l, दिस वन स्टार्टिंग x कोऑर्डिनेट 0 और हाइट आ गया l। क्लियर? तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया XCM, बेसिक फॉर्मेट m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बेसिक इक्वेशन लिख दिया। फर्स्ट पार्टिकल, इनकी नंबरिंग कर दें, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड फोर्थ पार्टिकल। तो सभी पार्टिकल के लिए मास एंड लोकेशन दोनों आपको नॉन है। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास m, लोकेशन 0, सेकंड पार्टिकल का मास 2m एंड लोकेशन l, 2m, लोकेशन l। थर्ड पार्टिकल
mass 3m and location L. Fourth particle mass 4m and location 0. Divide by total mass यानी m plus 2m plus 3m plus 4m. Clear? ये टर्म 0, लास्ट टर्म 0. 3 ml, 2 ml, 5 ml, 5 ml by 10 m. So XCM 5 ml by 10 m result L by 2. Go out. Next YCM कैलकुलेट करना है. So again फॉर्मेट रहेगा m1y1 plus m2y2 plus m3y3 plus m4y4 divide by m1 plus m2 plus m3 plus m4. Now values put करें. फर्स्ट पार्टिकल मास m, लोकेशन 0. सेकेंड पार्टिकल मास 2m, लोकेशन 0, यानी m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0. थर्ड पार्टिकल मास 3m एंड कोऑर्डिनेट L. फोर्थ पार्टिकल मास 4m एंड लोकेशन L. डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m. ठीक. स्टार्टिंग टर्म m इंटू 0 0, 2m इंटू 0 0, 3 ml, 4 ml, 7 ml डिवाइड बाय 10m. तो रिजल्ट रहा 7l by 10. तो हमें x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया. तो जो सेंटर ऑफ मास बनेगा गिवन सिस्टम के लिए उसको आप लिखेंगे L by 2, 7l by 10. क्लियर? ये आंसर रहेगा. x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हैं. क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए. हमें गिवन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्या गिवन है? इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सभी वर्टेक्स पर मास रखा है m एंड ट्रायंगल का साइड हमें गिवन है L. स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0,0 और लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास. अब सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए सबसे पहले आपको पोजीशन पता होना जरूरी है. जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये तो x एक्सिस में आगे बढ़ गया, इसका कोऑर्डिनेट तो आपने लिख दिया L,0. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व किए जाएं, ध्यान से समझना. इसको हम इंडिविजुअल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. हो सकता है कि आप कंपोनेंट लेके लेंथ कैलकुलेट कर लें. कैसे? जैसे अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री. साइड कितना है? L. तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इन डायरेक्शन ऑफ थीटा, कंपोनेंट क्या बनेगा? L cos 60. और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा? L sin 60. L cos 60 किसको रिप्रेजेंट करेगा? L by 2 को. L sin 60 किसको रिप्रेजेंट करेगा? √3L by 2 को. तो ये इसके x और y कोऑर्डिनेट आ गए. जो टॉप वर्टेक्स आपको मिला है उसका x कोऑर्डिनेट रहा L by 2, y कोऑर्डिनेट रहा 3L by 2 अंडर रूट में. ये फर्स्ट मेथड हो सकता है. सेकंड मेथड देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया वापस. ठीक है. साइड कितना है यहाँ पे? ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है कि दिस वन इज 0, यहाँ पे आते आते L हो गया. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो बेस लाइन है इसको ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो x कोऑर्डिनेट तो बना L by 2. अब हाइट की बात करें, ये साइड कितना है? L. तो क्या x से सॉल्व किया जा सकता है? हाइट राइट एंगल ट्रायंगल है, आप यूज कर सकते हैं. x इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4. परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को हम डील कर रहे हैं. तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला? यहाँ से x का वैल्यू रहा 3L स्क्वायर बाई 4 इन अंडर रूट एंड वैल्यू √3L by 2.
तो आपके पास x कोऑर्डिनेट भी आया, y कोऑर्डिनेट भी आया, ये हाइट इसको आप y से ही रिप्रेजेंट कर दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना रहा, y कोऑर्डिनेट रहा √3l/2 और x कोऑर्डिनेट 0 से l/2 आ गया तो l/2। क्लियर? तो आपने सॉल्व कर दिया। तो आपको थर्ड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट l/2 एंड y कोऑर्डिनेट √3l/2 मिल गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं? दोनों मेथड है, नोट कर लिया आपने? ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो थर्ड पार्टिकल आपने लिया है जो टॉप वर्टेक्स पर है, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। तो थर्ड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आपने बना लिए। अब क्या करना है? अब आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास आप इंडिविजुअल भी लोकेट कर सकते हैं कि XCM YCM जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, या फिर आप एक साथ भी लोकेट कर सकते हैं। कैसे? बेसिक फॉर्मेट से चलो, RCM वेक्टर। अब RCM वेक्टर क्या था? M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर प्लस M3R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये भी आपका सेंटर ऑफ मास लोकेट करने का ही मेथड है। तो कुछ क्वेश्चन आपने करें जिसमें XCM और YCM आपने डिफरेंट इंडिविजुअल कैलकुलेट किया है, और इस फॉर्मेट में हम एक साथ ही उसको कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। सो R1 R2 R3 पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जितना हमें पता है। तो R1 वेक्टर कितना बनेगा? R1 वेक्टर कोऑर्डिनेट्स क्या है? R1 0,0, तो वैल्यू रहेगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप। R2 वेक्टर कितना बनेगा? सेकेंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट L,0, तो वैल्यू रहेगा L i कैप प्लस 0 j कैप। R3 वेक्टर कितना बनेगा? कोऑर्डिनेट्स बोलो। L/2 i कैप प्लस √3l/2 j कैप। क्या तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए? पुट कर दो वैल्यू। सो RCM M1 मल्टीप्लाई बाय 0, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। M1 का वैल्यू भी कितना है? M1 इज M, तो M मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस अगेन सेकेंड पार्टिकल मास M और लोकेशन L i कैप, केवल L i कैप पुट करें। थर्ड पार्टिकल मास M एंड कोऑर्डिनेट्स L/2 i कैप प्लस √3l/2 j कैप पुट कर दिया, डिवाइड बाय तीनों मासेस का सम 3m लिखा। क्या इनमें से i कैप वाले एक साथ लिखे जा सकते हैं? m तो आपने कैंसिल आउट कर दें, m कैंसिल आउट हो गया, और RCM वेक्टर देखो यहाँ पर L i कैप है, यहाँ पर L/2 i कैप है, तो टोटल बना 3l/2 i कैप प्लस j कैप इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल j कंपोनेंट यही है। सो √3l/2 ये j कैप। इसमें कोई डाउट? m आपने कैंसिल आउट कर दिया, i कंपोनेंट ऐड किया तो l प्लस l/2 3l/2 को रिप्रेजेंट करता है, j कंपोनेंट √3l/2 है, डिवाइड में 3 रहेगा। सो RCM कंपोनेंट कितना रहा? देखिए ध्यान से, 3 कैंसिल आउट, सो l/2 i कैप प्लस l/2 √3 j कैप। ठीक बात? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? RCM वेक्टर को, यानी पोजीशन वेक्टर। किस तरीके से रिप्रेजेंट करें? तो मान लीजिए यहां पर आया सेंटर ऑफ मास। क्या आया यहां पर? सेंटर ऑफ मास। तो ओरिजिन से अगर मैं सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करूं तो ये जो वेक्टर बनेगा ये RCM वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? सो सेंटर ऑफ मास रहेगा L/2, L/2 √3, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आप i कैप j कैप से यहां पर लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका बनता है न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है। अलग अलग अगर आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट नहीं करने हैं, एक ही इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो फिर आप r वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर की टर्म में इसको रिप्रेजेंट करें, आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, कुछ मासेस आपको गिवन है, मासेस हमें गिवन है m एंड सेपरेशन गिवन है कि ये तो ओरिजिन है आपका L डिस्टेंस पर m और यहां से 2L डिस्टेंस पर अगेन m। लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास।
क्या कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं? कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? देखो ये तो 0 0 पर आ गया, कितनी लेंथ आगे? L लेंथ आगे, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बनेगा? L, 0। इसके लिए कोऑर्डिनेट L + 2L कितना? 3L, 0। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। कौन सी एक्सिस में पार्टिकल्स प्लेस्ड हैं? एक्स एक्सिस में। तो जो सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा वो भी एक्स एक्सिस में ही मिलेगा। तो HCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यूज पुट करें। सो HCM इज इक्वल टू फर्स्ट मास m, लोकेशन 0, सेकेंड अगेन मास m, लोकेशन L, मास m, लोकेशन 3L डिवाइड बाय सम 3m। तो ml प्लस 3ml 4ml डिवाइड बाय 3m। सो सेंटर ऑफ मास गिवन सिस्टम के लिए आपको मिल गया 4L/3 आंसर। ठीक बात। वैसे भी आपने देखा कि अगर आपको सिंगल एक्सिस में पार्टिकल्स गिवन है तो सिंगल एक्सिस में ही आप कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि m मास पार्टिकल 0 0 पे लोकेट है, 2m L हाइट पे लोकेट है और 2m से भी L हाइट पर m लोकेट है। अगेन सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है इनके कोऑर्डिनेट्स बताना। 0 0 कितना? 0, L कितनी हाइट पर आ गया? L हाइट पर आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0, L। इससे भी L हाइट पर ऊपर m क्या लिखें? 0, 2L। क्या तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिले? बिल्कुल मिले। सेंटर ऑफ मास कौन सी एक्सिस पे सॉल्व करना होगा? y एक्सिस पे सॉल्व करना होगा। तो YCM इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सभी का वैल्यू पुट करें। देखो फर्स्ट पार्टिकल आपने इसको कंसीडर किया, दिस इज योर फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल एंड थर्ड पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास m एंड कोऑर्डिनेट 0 0। सेकंड पार्टिकल का मास 2m और कोऑर्डिनेट L, तो 2m इंटू L। थर्ड पार्टिकल मास m एंड कोऑर्डिनेट 2L डिवाइड बाय सबका सम m प्लस 2m प्लस m। कितना मिला? सो YCM इज इक्वल टू 2ml 2ml 4ml डिवाइड बाय 4m। सो YCM का लोकेशन रहा L। ये इसका आंसर। आई बात समझ? नोट करें। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया कि एक स्क्वायर है जिसका साइड है A, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। इसको आप लिख लें। ये क्या है? स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस स्क्वायर के सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से A हाइट पर M लोकेट है। ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है कि सेंटर ऑफ मास बताएं। ठीक। प्रोसीजर ये रहेगा कि या तो हम इस सेंटर को, आपको ओरिजिन दिया गया है, अब प्रोसीजर ये रहेगा कि या तो हम क्या करें कि इन जितने भी मासेज हैं इन सबके कोऑर्डिनेट लिखें, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में करने का ट्राई करें। ध्यान से समझना कि हमने ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले जिसके अंदर स्क्वायर के सभी वर्टेक्स पर आइडेंटिकल मासेस प्लेस्ड हो, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता था? उनका सेंटर ऑफ मास आता था स्क्वायर के सेंटर पे। यानी ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ये जो मासेस आपको दिख रहे हैं, मासेस 1 2 3 4, तो इन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? वो इसके यानी स्क्वायर के सेंटर पे ही आएगा। यानी इस डायग्राम को आप इस तरीके से बना सकते हैं। समझना ध्यान से, बिकॉज हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है। ध्यान से समझें। ये M, यहाँ लोकेशन पे 4m आप कंसंट्रेटेड मान सकते हैं और लोकेशन क्या रहेगा? 0, 0। और सेंटर से कितनी हाइट पर?
m मास का पार्टिकल है a, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, a। क्या इस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास लिखा जा सकता है? समझ रहे हैं इस बात को? ये जो 4 पार्टिकल है, इन चारों को कंबाइन करके आपने इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड किया कि इन 1 2 3 4 का सेंटर ऑफ मास आपको स्क्वायर के सेंटर पे मिलेगा, और स्क्वायर के सेंटर से a हाइट ऊपर एक m मास पार्टिकल रखा है। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो YCM इज इक्वल टू 4m मल्टीप्लाई बाय 0, 4m मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय 4m प्लस m। तो YCM कहाँ मिला? ma बाई 5m, रिजल्ट इज a बाई 5। तो ये y कोऑर्डिनेट है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट रहेगा 0, a बाई 5। ये इसका सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा। क्लियर? प्रोसीजर समझ में आया? यानी जिन मासेस का सेंटर ऑफ मास आप पहले से पता है उसको आप बिल्कुल कंसिडरेटेड मान लें। सेंटर ऑफ मास पे पूरे कंप्लीट मास को लोकेट करें। 4m लोकेट हो गया 0,0 पर। अब 2 पार्टिकल यहाँ पे बने, पहला 4m 0,0 पे, सेकंड m 0,a पर। इसका सेंटर ऑफ मास सॉल्व किया जा सकता है। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रहेगा। y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है तो y कोऑर्डिनेट आपने चेंज कैलकुलेट कर लिया, और ऐसा करने के बाद आपके पास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों हैं जो सेंटर ऑफ मास के आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास फॉर कंपोजिट बॉडीज। कंपोजिट बॉडीज का मतलब डिफरेंट बॉडीज को रखा गया है। अभी तक आपने क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? पार्टिकल्स रखते हुए। कैसे सॉल्व करें? पार्टिकल से। ये एक m मास का पार्टिकल रखा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब हमें क्या करना है? बॉडीज को प्लेस करना है। अब बॉडीज को अगर एक से ज़्यादा बॉडीज रखी है तो सिस्टम को हम क्या बोल देंगे? कंपोजिट बॉडी। जैसे आपको दिया गया कि एक स्क्वायर प्लेस्ड है जिसका मास है m, और एक स्फीयर प्लेस्ड है जिसका मास भी है m। स्फीयर का डायमीटर गिवन है d और स्क्वायर का साइड आपको गिवन है d। कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास। तो क्या हमने पहले समझा है कि जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं उनके सेंटर ऑफ मास बॉडी सेंटर पे लाई करते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसी पे लाई करेगा। इसका मतलब ये जो फर्स्ट आपको स्क्वायर दिया गया है, फर्स्ट जो स्क्वायर दिया गया है, इसका सेंटर ऑफ मास बॉडी सेंटर पे आना चाहिए। सेकंड जो आपको स्फीयर दिया गया है, इसका सेंटर ऑफ मास भी बॉडी सेंटर पे आना चाहिए। ये बात समझ में आई? क्या इनके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? देखो, अगर 0,0 यहाँ पर है तो 0 से d, टोटल साइड d, सेंटर पे बात करेंगे तो d/2, तो 0 से d/2 आगे, 0 से d/2 आगे, तो d/2। और क्या हाइट में चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो d/2, 0। ये इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास मिला, यानी स्क्वायर के सेंटर का कोऑर्डिनेट 0, 0 ओरिजिन यहाँ दिया गया है। तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा कि x एक्सिस में कितना चेंज हुआ? d/2। क्या हाइट में चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो हाइट में अगर चेंज नहीं हुआ तो y कोऑर्डिनेट रहेगा 0 और x कोऑर्डिनेट आ गया d/2। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है स्फीयर का सेंटर। तो स्फीयर का सेंटर डायमीटर दिया गया है d, तो रेडियस कितना बनेगा? तो रेडियस इसका बनेगा d/2। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d/2। तो x कोऑर्डिनेट कितना? 3d/2 और y कोऑर्डिनेट कितना? 0। यानी सिस्टम को आप इस तरीके से बना सकते हैं कि एक m मास का पार्टिकल यानी स्क्वायर प्लेस्ड कहाँ पर है? d/2, 0 पर। और m मास का जो स्फीयर है वो कहाँ प्लेस्ड है? 3d/2, 0 पर। दोनों ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं जिनको उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हम उनके मास को हम क्या मान सकते हैं? कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो स्क्वायर के लिए m लोकेशन, m मास लोकेशन d/2, 0, स्फीयर का मास m लोकेशन 3d/2, 0 लोकेट किया जा सकता है। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? केवल xcm, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा xcm। क्या लिखेंगे? m मल्टीप्लाई बाय d/2 प्लस m मल्टीप्लाई बाय 3d/2 डिवाइड बाय m प्लस m, md/2 प्लस 3d/2, यानी 4md/2 डिवाइड बाय 2m। क्लियर? तो 4m डिवाइड बाय 4m, आंसर रहा d। तो xcm d है। y कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या बनी? d, 0।
दिस इज योर आंसर। वापिस से समझे, स्क्वायर एंड स्फीयर आपको दिया है जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बॉडी सेंटर पे लाई करता है, तो बॉडी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट कर लिए। ओरिजिन आपको दिया है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे आपने बॉडी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए। इस बात पे भी ध्यान रखा जाए कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही कैलकुलेट किया है। इसका आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, एक स्मॉल डायग्राम बन गया जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको दिया है कि दो यूनिफॉर्म रॉड्स हैं जिनका लेंथ है L और विड्थ आपको दिया है D, और ये एक दूसरे के ऊपर एक प्लेस्ड है। ओरिजिन आपको दिया गया है यहाँ पे और लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास। अगेन सेम क्वेश्चन, क्या रॉड एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इस फर्स्ट रॉड और सेकंड रॉड, दो रॉड यहाँ पर है, तो फर्स्ट रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? फर्स्ट रॉड के बॉडी सेंटर पे, इसका मतलब यहाँ पे कहीं मिलेगा। सेकंड रॉड का सेंटर ऑफ मास वो भी इसके ऊपर मिलेगा। क्या इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बताएं, ये 0, टोटल लेंथ कितना L, तो सेंटर कहाँ मिलेगा? L/2 पर, तो x कोऑर्डिनेट तो बनेगा L/2। अब y कोऑर्डिनेट कितना? टोटल हाइट कितनी? D, बॉडी सेंटर मतलब हाइट भी कितनी होनी चाहिए? आधी, तो हाफ हाइट कितना रहेगा कोऑर्डिनेट? D/2। तो x कोऑर्डिनेट मिला मुझे फर्स्ट रॉड के लिए L/2, D/2, y कोऑर्डिनेट D/2, x कोऑर्डिनेट L/2। सिमिलरली सेकेंड रॉड के लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो लेंथ तो हाफ आएगी, यानी x कोऑर्डिनेट तो रहेगा L/2, लेकिन क्या y कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? देखो विड्थ कितना है यहाँ पे D और ऊपर कितना हाइट? अगेन D, लेकिन सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैल्यू कहाँ पर रहेगा? सेंटर पे रहेगा। देन इसका कोऑर्डिनेट रहेगा D एंड यहाँ पर है D/2, सो D + D/2 दैट मीन्स 3D/2। क्या मासेस आपको गिवन है? M and M, यानी यहाँ पर आप इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि एक m मास का पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट है L/2, 3D/2। सेकंड एक और m मास का पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं L/2, D/2। x कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज किस में हुआ है? y कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट है वो y सॉल्व करना पड़ेगा। सो वैल्यू रहेगा m × D/2 एंड m × 3D/2 प्लस m × 3D/2 एंड दोनों का मास 2m। वैल्यू सॉल्व किया, mD/2 प्लस 3mD/2 डिवाइड बाई 2m, आंसर रहा D। सो y कोऑर्डिनेट कितना रहा? D। क्या x कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज आएगा? x कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो XCM आपको मिलेगा L/2 पर, और सेंटर ऑफ मास आपने फाइंड कर लिया L/2, D पर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो प्रोसेस अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट गिवन है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट अगर आपको गिवन है तो बॉडी सेंटर पे आप उसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है केवल आप उसको डील करें, जो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है वो एज इट इज बन जाएगा, यानी जो सेंटर ऑफ मास आंसर रहा वो L/2, D। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हमें गिवन है दो डिस्क। पहली डिस्क गिवन है जिसका मास है 4m, उसका रेडियस आपको गिवन है 2r, सेंटर यहाँ पर है। सेकेंड डिस्क जो आपको गिवन है वो यहाँ पे गिवन है, इसका मास आपको गिवन m और उसका रेडियस गिवन r। ओरिजिन गिवन है 0,0 और लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास। बताएं किस तरीके से करें? अगेन क्या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है? अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आपको गिवन है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? बॉडी सेंटर पे मिलेगा। तो जो फर्स्ट डिस्क आपको गिवन है, जो येलो वाली डिस्क गिवन है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे आना चाहिए। क्या लोकेशन रहेगा? इसका लोकेशन रहेगा, देखो अगेन हम यहाँ पे डील करें, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखें कि कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा वो केवल x एक्सिस में चेंज होगा, y एक्सिस कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आया। ये जो फर्स्ट डिस्क आपको दिया गया है उसका रेडियस कितना है? फर्स्ट डिस्क का रेडियस है 2r
ओरिजिन दिया है आपको 0 0, तो 0 से 2r आगे कोऑर्डिनेट क्या बना 2r, 0। ठीक बात। और जो सेकेंड डिस्क आपको दी है उसका सेंटर, उसका रेडियस है r, और वो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना, देखो अगर ये 2r है तो ये भी 2r बनेगा, और उसमें भी ये पार्ट है r, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, तो सेकेंड डिस्क का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो 3r, 0 बन जाएगा। आई बात समझ। ये ओरिजिन है। फर्स्ट डिस्क आपको गिवन है 4m मास का, तो 4m मास के लिए जो कोऑर्डिनेट रहा सेंटर ऑफ मास 2r, 0। सेकेंड, ये भी आपको डिस्क गिवन है, डिस्क सिमेट्रिकल है, तो उसके सेंटर पे ये मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। किस लोकेशन पे होगा, यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो 0 0 से 2r + r यानी 3r डिस्टेंस पे। तो इस ऑब्जेक्ट को आप बना सकते हैं कि एक 4m मास का पार्टिकल है जिसका लोकेशन है 2r, 0, एंड सेकेंड m मास का पार्टिकल है जिसका लोकेशन है 3r, 0। क्या सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जा सकता है? कौन सी एक्सिस पर आएगा? x एक्सिस पर आएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में xcm इज इक्वल टू 4m मल्टीप्लाई बाय 2r, यानी m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय टोटल m, 4m प्लस m मिला, क्या रहा 8mr प्लस 3mr, यानी 11mr बाय 5m। सो x कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट कर लिया 11r बाई 5, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं आया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा 11r बाई 5, 0 पे। सो दिस इज योर आंसर 11r बाई 5, 0। क्लियर है? तो कंपोजिट बॉडीज के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं। कंपोजिट बॉडी कोई अलग से नहीं है, हमें ये देखना है कि क्या बॉडी सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास कंसीडर करें, पूरा मास सेंटर पे आ जाएगा, सॉल्व कर दें, फॉर्मूला सेम है, कोई चेंजेस उसमें नहीं है। नेक्स्ट, अभी आपको स्ट्रक्चर दिया गया कि 2 यूनिफॉर्म रोड थे, ठीक है। जो फर्स्ट रोड है, फर्स्ट रोड जो आपको गिवन है उसका लेंथ है 8m और जो विड्थ है वो 2m है। जो सेकंड रोड आपको गिवन है उसका लेंथ है 6m एंड विड्थ है 2m। लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास। लोकेट क्या करना है? सेंटर ऑफ मास। ध्यान में, क्या ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सेंटर पे मिलेगा। तो अगर मैं इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखूं तो सेकंड ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है 6, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलना चाहिए? मिडिल में, मतलब 3 पर, ठीक है। विड्थ कितनी है 2, मतलब कहाँ मिलना चाहिए 1 पर, यानी 1,3 यहाँ पे कई पॉइंट हमें मिलेगा 1,3 का, जो इसके सेंटर फर्स्ट सेकंड बॉडी के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट बॉडी को ध्यान से देखूं तो फर्स्ट बॉडी की टोटल लेंथ कितनी है 8m और विड्थ कितना है 2m, तो सेंटर कहाँ होगा? लेंथ का भी हाफ, विड्थ का भी हाफ, तो लेंथ का हाफ मतलब 4, लेंथ का हाफ मतलब 4, वो तो यहीं पे मिलेगा। लेकिन विड्थ का भी हाफ, विड्थ का हाफ मतलब 1। ठीक बात, ध्यान से समझना, क्योंकि हमें इसके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? कोऑर्डिनेट। तो 0 0 के रेस्पेक्ट में अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, ध्यान से देखें, सेंटर की अगर मैंने बात करी तो मुझे 1,3 पे मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1,4 पे मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की टर्म में बात करता हूँ, किसकी टर्म में बात करते हैं? कोऑर्डिनेट की टर्म में, तो ये जो 0 0 दिया है वो आपको सेंटर पे दिया है। ठीक बात, तो यानी ये जो 1 था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट तो रहेगा 0, y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया? टोटल हाइट कितनी? 6, सेंटर कहाँ मिलेगा? 3 पर, तो 0,3 इस सेकेंड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास रहा। 1,3 उसका लोकेशन है, लेकिन कोऑर्डिनेट की टर्म में आपको देखोगे तो वैल्यू मिलेगा 0,3। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें, जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा बिल्कुल सेंटर, यानी x कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं आया। चेंज किस में आएगा? y कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है? 6, और इसका सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना होगा? 1 मीटर। तो 6 और 1 मीटर मिलके कितना बनेगा? 7। तो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0,7। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, समझना
जरूरी है। देखो ध्यान से, सेकेंड बॉडी 6 मीटर लेंथ, तो सेंटर मतलब 3 पे मिलेगा, लेकिन जो 0 0 है वो आपने मिडिल पे ही लिया है, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इससे 3 मीटर ऊपर, यहाँ पर 12m कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। सिमिलरली 6 मीटर तो ये हाइट हो गया टोटल। इसके बाद जो फर्स्ट बॉडी रखी है उसका सेंटर मिलेगा हाइट का आधा और लेंथ का आधा, तो लेंथ का हाफ तो यहीं पर आ रहा है। कैसे पता लग रहा है? बिकॉज ये साइड कितना दिया है 3, ये कितना दिया है 2, तो ऑब्वियस बात है कि इधर कितना बचेगा, इधर भी आपका 3 मीटर ही रिमेनिंग होगा। इससे मैं पता लग रहा है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल इसी ओरिजिन वाली लाइन पर रखा हुआ है, इसी वाई एक्सिस वाली लाइन के ऊपर प्लेस्ड है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा बिकॉज हाइट में चेंज हुआ है, तो 6 + 1 यानी 7। ठीक, सिस्टम क्या बना सकते हैं? सिस्टम में आप 2 पार्टिकल्स बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी 12m पार्टिकल, लोकेशन बोलो 0,3 एंड 16m पार्टिकल लोकेशन 0,7। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है? y कोऑर्डिनेट। तो कौन सा कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर लेंगे? YCM, यानी m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। मिला? ध्यान से देखो, सो YCM इज इक्वल टू m1 16 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 16 प्लस 12। क्लियर? 16 इंटू 7 ये रिप्रेजेंट करेगा 112 एंड 12 इंटू 3 36 डिवाइड बाय 28। सम किया, वैल्यू क्या रहा? 148 डिवाइड बाय 28। कैंसिल आउट करें 4 से, सो 3 7 37 डिवाइड बाय 7, ये हमें क्या मिला? YCM। और XCM कितना? XCM रहेगा 0, क्योंकि X लोकेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर आपसे पूछा गया सेंटर ऑफ मास कितना है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट रहे 0,37/7। कोई डाउट? दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, अगेन 3 ब्लॉक्स आपको दिए गए, साइड आपको गिवन है स्क्वायर ब्लॉक से, साइड है 2m 2m, ठीक, मास आपको गिवन है तीनों का m, एंड ओरिजिन यहाँ पर आपने लोकेट किया है। अगेन कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास। तो मुझे सिंपल सी बात बताओ, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? सभी के सेंटर पे मिलेगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। तो मेन पॉइंट है हमें कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए। साइड कितना है? 2, हाइट कितना है? 2, सेंटर मतलब इधर भी 1 इधर भी 1, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 1,1। आई बात समझ? अब इसका जो सेंटर होगा कहाँ मिलेगा? 2 तो हाइट पहले से है, अब इसका हाफ मतलब 1 पे मिलेगा, तो यहाँ से 1 मीटर ऊपर, तो 2 + 1 यानी y कोऑर्डिनेट तो आ गया 3, और x कोऑर्डिनेट वो सेम ही रहेगा क्योंकि 0 0 1 और यहाँ पे रहेगा, तो 0 1,3 ये कोऑर्डिनेट आ गया। आगे देखें, इसमें 2 पहले से है, ये 2 है, तो इसके हाफ पर आपको मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन 1 मीटर होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो रहा 3, और हाइट कितना? टोटल है 2 का आधा 1, 3,1। 3 ब्लॉक्स आपको गिवन है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों में कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं XCM यानी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यूज पुट करें। फर्स्ट मास m एंड x लोकेशन 1, m इंटू 1 प्लस सेकेंड मास m लोकेशन 1, m इंटू 1 प्लस थर्ड मास m एंड लोकेशन x लोकेशन 3, तो m इंटू 3 डिवाइड बाय m प्लस m प्लस m। सो XCM हमें मिला
m plus m plus 3m and 5m divided by 3m, 5 by 3 x coordinate. Now we want to calculate y coordinate. Format m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divide by m1 plus m2 plus m3. ठीक है, देखिए ध्यान से. फर्स्ट पार्टिकल मास m, कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना, फर्स्ट पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 3, सो 1 m मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस सेकेंड मास का y कोऑर्डिनेट 1 एंड थर्ड मास का y कोऑर्डिनेट अगेन 1, सो m इंटू 1 प्लस m इंटू 1 डिवाइड बाय सबका सम m प्लस m अगेन 5m बाई 3m, रिजल्ट 5 by 3. आंसर क्या रहा? आंसर रहा कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोथ आर 5 by 3 कोमा 5 by 3. दिस इज योर आंसर. तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बॉडी सेंटर पे लाई करेगा, यूज करें. नेक्स्ट, 2 blocks of mass 1 kilogram 3 kilogram have position vector I cap plus 2j cap plus 3k cap and 3I cap minus 2j cap plus k cap respectively. Find position vector of center of mass. यानी आपको R vector कैलकुलेट करना है. So R vector is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector upon m1 plus m2. बेसिक रिलेशन, कोई डाउट इसमें नहीं. मास कितना? फर्स्ट मास है 1 किलोग्राम का और उसका लोकेशन आपको गिवन है I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. सेकेंड मास 3 किलोग्राम एंड कोऑर्डिनेट्स लोकेशन गिवन है 3I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. डिवाइड बाय 1 प्लस 3. देखिए ध्यान से, आई एक्सिस में यानी आई डायरेक्शन में वैल्यू कितना बन रहा है 1 एंड 3 इंटू 3 9 यानी 1 प्लस 9 आई कैप. जे में कितना बन रहा है 2 एंड 3 इंटू माइनस 2 यानी 2 माइनस 6 जे कैप. के में कितना है 1 इंटू 3 3 एंड 3 प्लस में यानी 3 माइनस 3 k कैप डिवाइड बाय टोटल मास 4. क्लियर? सो R वेक्टर इज इक्वल टू 10 I कैप माइनस 4 j कैप डिवाइड बाय 4. और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से आप कैंसिल आउट कर दो. सो R वेक्टर इज इक्वल टू 5 बाय 2 I कैप minus j cap. So this is position vector of center of mass 5 by 2 I cap minus j cap. लैंग्वेज दिया है, पुट कर दी वैल्यू, आंसर हमें मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें 5 पार्टिकल्स है जो गिवन लोकेशन के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं. ओरिजिन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये आपको गिवन है न्यूमेरिकल में. दिस इज 0,0. कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास, तो सभी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने पड़ेंगे. ठीक है, ध्यान से देखो. 0,0 12 लेंथ आ गया, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 12,0. हाइट कितना गिवन 12. क्या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा? नहीं होगा, वो रहेगा 0. हाइट में चेंज आएगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0,12. इस m के लिए 12,12. अब फिफ्थ पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट बताएं. देखो, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है. सिमेट्रिकल दिखने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो बिल्कुल वो L पर कट करेगा. कहाँ कट करेगा? L पर. इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो रहेगा L, कि 0 0 से L आगे. और हाइट कितना? ये हाइट 2L और 2L 4L. कितना हाइट बनेगा 4L. तो L, 4L. ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. कितने पार्टिकल्स हैं? 5 पार्टिकल्स हैं. 1 2 3 4 एंड 5. क्या एक्सीएम वाईसीएम सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल. एक्सीएम पांचों के लिए लिखना है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3. तो यहाँ पर अब नोटेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम वैल्यू पे बात कर रहे हैं. फर्स्ट पार्टिकल के लिए कितना लिखेंगे
m इंटू 0 प्लस सेकेंड पार्टिकल के लिए कितना रहेगा m इंटू 12, थर्ड पार्टिकल के लिए कितना रहेगा m इंटू 12, फोर्थ पार्टिकल के लिए कितना रहेगा m इंटू 0 और फिफ्थ पार्टिकल के लिए कितना रहेगा m इंटू x लोकेशन l डिवाइड बाय ऑल 5 पार्टिकल्स के मास का सम यानी 5m। सो XCM कैलकुलेट हुआ, ध्यान से देखें 2 ml 2 ml ml 2 ml 2 ml और ml यानी 5 ml बाय 5 ml आंसर है। तो x कोऑर्डिनेट जनरेट हुआ l, नाउ y कोऑर्डिनेट, सो YCM इज इक्वल टू, अगेन हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं m1 y1 यानी m इंटू 0 प्लस m2 y2 m इंटू 12, सॉरी m इंटू y2 0 m इंटू 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए लोकेशन 0, थर्ड m इंटू लोकेशन 12, फोर्थ m इंटू लोकेशन 12, सो m इंटू 12 प्लस m इंटू 12 एंड फिफ्थ पार्टिकल मास m एंड y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट इज 4l, सो m मल्टीप्लाई बाय 4l डिवाइड बाय टोटल मास 5m, सो YCM कितना मिलेगा 0 प्लस 0 2 ml 2 ml 4 ml 4 ml प्लस 4 ml 8 ml डिवाइड बाय 5m, आंसर 8l बाई 5। सो ये आ गया y कोऑर्डिनेट। तो अगर आपसे पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास कितना है या सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, तो लोकेशन रहेगा सेंटर ऑफ मास का l, 8l बाई 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट करें।